आज हम भाषा के बारे में बात करना चाहेंगे कि भाषा के बिना किसी भी व्यक्ति का अपने विचारों को व्यक्त करना बहुत ही मुश्किल है। मैं बीबी सिंह, चाणक्य सक्सेस पॉइंट, और आपका चाणक्य सक्सेस पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। और हमारा एक चैनल है चाणक्य विजय, जिसके माध्यम से हम आप लोग के बीच में अपनी बातें करना चाहते हैं। और ये जो है कि आपको बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की किसी परीक्षा में हिंदी के बिना पास नहीं किया जा सकता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी कुछ ऐसी परीक्षाएं हैं जहां हिंदी की आवश्यकता है, और जिसे विशेष करके SSC की बात करते हैं, चाहे SPCS की बात करते हैं। और उत्तर प्रदेश में विशेष करके उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टेट और सीटेट, सुपरटेट, वहाँ पर भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और भाषा की जब तक जानकारी नहीं है तो फिर आगे का जो प्रयोग करना ही मुश्किल है। भाषा का जो ज्ञान अगर आपको हो गया कि भाषा है क्या, कैसे है, तो आपकी गलतियाँ नहीं होंगी, ना मत की होंगी। आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। और हमने रखा है कि हिंदी भाषा के उद्भव और विकास एक पूरा टाइटल है, जिससे मैंने पहले भाग में रखा है कि भाषा और उसका स्वरूप, भाषा है क्या, उसका स्वरूप क्या है। और भाषा आम वो जब कहते हैं कि भाषा अपने विचारों को अवगत करने का एक माध्यम है, एक साधन है, एक तरीका है। तो आइए हम बात करते हैं कि जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको भाषा कहते हैं। और ये इसकी प्रकृति कैसी है, गद्यात्मक प्रकृति है। और भाषा जो है प्रदत्त और अजित दोनों है, जिसको परंपरागत भी कहते हैं, क्योंकि प्रदत्त है और अजित भी है। कुछ परंपरागत आनुवंशिक रूप से हमें स्वतः प्राप्त होते हैं, और कुछ हम लोग जो है विकास के तौर पर उसको सीखते हैं। चाहे कुछ भी हो, कोई भाषा, चाहे संस्कृत हो, चाहे हिंदी हो, चाहे खड़ी लैंग्वेज की बात करते हैं, चाहे कुछ भी हो। और उसी के साथ भाषा जो है, जो भाषा व्यक्ति और स्थान सापेक्ष, जैसे जो घर में आप प्रयोग करते हैं जिस भाषा का, उसका आप कॉलेज, स्कूल, ऑफिस में नहीं प्रयोग कर सकते, इसलिए स्थान सापेक्ष है। और व्यक्ति सापेक्ष की बात करते हैं। व्यक्ति सापेक्ष इसलिए है क्योंकि अगर मान लीजिए जो भाषा का प्रयोग अपने के साथ करते हैं या किसी और के साथ करते हैं तो आप बराबर नहीं कर सकते हैं। जैसे कि लड़की है, एक महिला, आपकी शादी हो चुकी है, उसके साथ उसके हस्बैंड है, पति, और उसका भाई भी साथ में खड़ा है, जो समान उम्र के है, लेकिन अपने भाई के लिए जिस भाषा का प्रयोग करेगी उस भाषा का प्रयोग अपने पति के नहीं कर सकती है। जैसे कि पति को आप कहती है और भाई को तुम, या जो कुछ भी अपने व्यवहारिक भाषा है, आप लोग समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। और भाषा एक सामाजिक शक्ति है। अगर भाषा का ज्ञान नहीं है, भाषा को बोलने की शैली नहीं है, तो आप कमजोर महसूस करते हैं। इसलिए इसको सामाजिक शक्ति भी कहा गया है। और भाषा मुख्यतः कथित और मौखिक है। ये कह सकते हैं कि भाषा का रूप जो है कथित और मौखिक है। और भाषा के अंग की बात करते हैं तो भाषा के अंग जो है ध्वनि है, अर्थ है और वाक्य है। भाषा के अंग की बात करते हैं तो ध्वनि, अर्थ और वाक्य की बात करते हैं। आइए फिर हम बात करते हैं कि भाषा के रूप की बात करते हैं। भाषा के रूप जो आपको मिलते हैं वह है आपके 3 रूप में बोलियां, परिनिष्ठित भाषा और राष्ट्रभाषा। परिनिष्ठित भाषा जो है, अब बोलियां जो आमतौर पर आम जनता अपनी भाषाओं पर जो शब्दों का प्रयोग करता है वह क्षेत्रीय भाषा को ही हम बोलियां कहते हैं। और परिचित भाषा जो है उस आम बोलियों को जो व्याकरण से परिभाषित होकर के प्रयोग की जाती है वह परिनिष्ठित भाषा होती है, जिसको हम मानक भाषा भी कहते हैं, जिसका प्रयोग शिक्षा, राजकाज, पत्रकारिता, साहित्य इत्यादि कार्यों में प्रयोग किया जाता है। राष्ट्रभाषा वह है प्रचलित भाषा जब देश की, राष्ट्र की संस्कृति, एकता को प्रकट कर लेती है, जो जिसका राजनीतिक कार्यों में प्रयोग होने लगता है और उसके पहचान बन जाती है, इसलिए उसको राष्ट्रभाषा के रूप में जानते हैं। तो एक बात करते हैं कि भाषा जो है, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि है। ध्यान दीजिएगा कि ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। फिर बात करते हैं कि भाषा जो है, भाषा अभिव्यक्त करने के 2 आधार होते हैं, एक मानसिक आधार है, एक भौतिक आधार है। एक मानसिक आधार है, एक भौतिक आधार है। मानसिक आधार वो है जिसे हम किसी के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वो मानसिक आधार है। और जो हमारी भाषा को, हमारी बातों को सुनता है, जिसमें वो ग्रहण करता है, वो भौतिक आधार है। ध्यान दीजिएगा कि भाषा के 2 आधार हैं। और इसी के साथ हम बात करते हैं कि भाषा के जो है सीखने के चरण की बात करते हैं कि भाषा हम लोग सीखते कैसे हैं। भाषा ऐसे थोड़ी पैदा हो गया है, भाषा सीखते कैसे हैं। आइए बात करते हैं भाषा सीखने के 4 स्टेप हैं। LSRW। L का मतलब होता है लिसन, श्रवण होता है। S का मतलब स्पीक यानी वदन यानी बोलना, भाषण। और R का मतलब होता है रीड, पढ़ना। और W का मतलब राइट, लिखना। ठीक है।
तो अब यहाँ पर बात करते हैं कि सबसे पहले कोई भाषा अगर सीखते हैं तो सुनना जरूरी है। सबसे महत्वपूर्ण सीखने की प्रक्रिया में भाषा सीखने में सबसे महत्वपूर्ण है सुनना। अगर आप सुनेंगे नहीं तो भाषा का उपयोग नहीं कर सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि श्रवण और पठन जो है इनपुट है, श्रवण और पठन जो है इनपुट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। श्रवण और पठन इनपुट है, जबकि आपका वदन यानी भाषण और लेखन जो है आउटपुट है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। और साथ में श्रवण और वदन को हम ध्वनि विज्ञान कहते हैं, पठन और लेखन का जो है हम लिपि विज्ञान कहते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि भाषा सीखने के प्रथम चरण में जो है श्रवण होता है और दूसरा भाषण यानी वदन होता है और तीसरा जो है पठन होता है, चौथा जो है लेखन होता है। तब जाकर के भाषा सीखने का जो अपूर्ण है। और कहा गया है कि भाषा वही सीखता है और जिसका श्रवण अच्छा हो, जिसके सुनने की क्षमता होगी वही अच्छा वक्ता भी होता है। तो ये बात करते ये पूरा जो है एक हिस्से में आपको बता दिया गया है कि भाषा होता क्या है और उसका स्वरूप क्या होता है, उसकी इकाई क्या होती है, उसके अंग क्या होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि एक विशेष टेट, सीटेट और सुपर टेट में इसकी सवाल किए जाते हैं। और ध्यान दीजिएगा आप लोग के सामने हम अगले भाग में लेकर आएंगे, इसकी विस्तार दूसरा पार्ट होगा। और ध्यान दीजिएगा कि यह जो है उत्तर प्रदेश परीक्षा के साथ साथ जो है सुपर टेट, सीटेट, यूपी टेट में बहुत ही आवश्यक है, अति आवश्यक पॉइंट है। इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। बस इतना ही आज के लिए, फिर कल अगले वीडियो मिलेंगे। नमस्कार।